नमस्कार। विज्ञान पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। नैनो विज्ञान तथा नैनो प्रौद्योगिकी की इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं लिमिट्स टू स्मॉलनेस, अर्थात सूक्ष्मता की सीमाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नैनो विज्ञान तथा नैनो प्रौद्योगिकी दोनों नैनो स्केल पर कार्य करते हैं तथा नैनो स्केल पर हो रहे बदलाव के अध्ययन और उनके परिणाम स्वरूप जो भी डिवाइसेस हैं या फिर जो भी सिस्टम्स हैं उनके गुणधर्म में क्या अंतर आता है, इसका अध्ययन करते हैं। लिमिट ऑफ स्मॉलनेस को समझना इसलिए आवश्यक है कि हम किस हद तक किसी भी पदार्थ को या किसी भी डिवाइस को छोटा कर सकते हैं, या हमारे पास वो कौन से संसाधन उपलब्ध हैं या फिर टेक्निक्स उपलब्ध हैं जिनको हम उपयोग में लाकर नैनो स्केल पर किसी भी पदार्थ या किसी भी डिवाइस या फिर किसी सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उसके कारण किसी नए गुणधर्म या फिर नए उपयोगों को दर्शा सकते हैं। आइए इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सूक्ष्मता की वो क्या सीमाएं हैं, अर्थात अगर हम बात करें कि किसी पदार्थ या फिर किसी भी स्केल को कितना छोटा से छोटा किया जा सकता है। आइए एक प्रश्न पूछते हैं कि इस यूनिवर्स में सबसे सूक्ष्म लंबाई क्या है या सबसे छोटा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। What could be the smallest possible length in the universe? Because अगर हम ये जान पाए तो कह सकते हैं कि that could be the limit of smallness. इसको समझने के लिए दो एस्पेक्ट ले सकते हैं। पहला मैथमेटिकल। आइए मैथमेटिकल को समझते हैं पहले। जी, मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझने के लिए हम एक लेंथ को एज्यूम कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 1 मीटर लंबाई का एक लकड़ी का टुकड़ा है और हम चाहते हैं कि इसके जितने भी छोटे से छोटे हिस्से हो सके वो किए जाएं। तो इसको अगर हम हिस्सों में बांटना शुरू करें तो कैसे कर सकते हैं? पहले इसके 2 हिस्से कर सकते हैं, बीच से काट दिया जाए, फिर बचे हुए हिस्से के 2 हिस्से किए जा सकते हैं, फिर से बचे हुए इस हिस्से के 2 हिस्से किए जा सकते हैं, फिर से बचे हुए हिस्से के 2 हिस्से किए जा सकते हैं, फिर से बचे हुए हिस्से के 2 हिस्से किए जा सकते हैं और फिर से बचे हुए हिस्से के 2 हिस्से किए जा सकते हैं। अर्थात आप ये बोल सकते हैं कि 0 से लेकर जो 1 मीटर के बीच का जो एरिया है, 1 मीटर के बीच का जो एरिया है, इसको हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में लगातार बांट सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ फिर से ये आ रहा है कि ऐसे कितने हिस्से हो सकते हैं या वो छोटा हिस्सा किस साइज का होगा। तो अगर यहाँ पर हम फिर से ध्यान दें तो इसको कितने छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं ये नंबर पता करना अत्यंत कठिन है। अर्थात हम इसकी कोई लिमिट या सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं कर सकते हैं और इसलिए हम सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं कि इसके अनंत टुकड़े हो सकते हैं या फिर इन्फिनिटी। हम लिमिट टू इन्फिनिटी की बात करते हैं, अर्थात इनफाइनेटली स्मॉल और इन्फिनिटी स्मॉल ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग फिजिक्स की भाषा में बात करें कि इन्फिनिटी स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इन्फिनिटी स्मॉल ऑब्जेक्ट। और ऐसा क्यों है, आइए इसके विषय पर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ई माइनस, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर ई माइनस, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर। अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसी तरीके से पास ला के कोशिश करें और हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कितने नजदीक आ सकते हैं या वो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है जहां तक इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पास लाया जा सकता है।
तो हम इसके दो एस्पेक्ट का अध्ययन करेंगे। एक एस्पेक्ट होगा हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स का, और एक हम लोग इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास है, मान लेते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन का मास, एक का मास m है स्मॉल और दूसरे का मास स्मॉल m है। इन दोनों केस में इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसको हम चाहे तो एफ जी इज इक्वल्स टू g, जो कि कांस्टेंट है m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर m1 m2 दोनों सेम है, तो आप बोल सकते हैं कि एफ जी इज इक्वल्स टू जी m स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो ये सिमिलरली, चूंकि दोनों में चार्ज E है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एप्लीकेबल होगा, तो कूलम्बिक लॉ के अनुसार हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स जो है उसको लिखते हैं एफ ई। सो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ओवर द बोथ, तो चार्ज लेट से अगर Q1 और Q2 है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पर चार्ज E है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब देखिए हम ये जो दोनों वैल्यू है यहाँ पर, अब अगर हम दोनों को पास लाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, जबकि दोनों में सेम चार्ज है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो पहले देखते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट काफी दूर है उस समय इनमें कौन सा फोर्स ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो अगर हम एफ जी और एफ ई की बात करें, इसको अगर कंपेयर करें, लेट्स से एफ ई बाई एफ जी की बात करें, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। Sorry, so r square will be cancelled out, so m square and capital G। so ये वैल्यू होगी। अगर हम इस कांस्टेंट जहाँ पर E पाई एप्सिलॉन m जो मास है, E चार्ज है, और कैपिटल G इज द कांस्टेंट ग्रेविटेशनल। सो अगर ये सारी वैल्यू अडॉप्ट करते हैं, so this is become 142, मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर ऑफ 42 टाइम्स, आप अंदाजा लगा सकते हैं वैल्यू कितनी ज्यादा है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है जब दोनों चार्ज फिजिकली सेपरेबल हैं, काफी दूर हैं। अब हम बात करते हैं उस कंडीशन की, मान लेते हैं कि ये दोनों बहुत पास हैं। हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास आता है तो फिर उनमें अट्रैक्शन का फोर्स शुरू हो जाता है व्हेन दे आर एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर। और अब हम बात करें कि ये बहुत ज्यादा पास हैं और इतने ज्यादा करीब हैं कि इस पे जो हिजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो अप्लाई हो सकता है। तो अब अगर हम बात करें कि व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो बोल सकते हैं, और वेरी स्मॉल एंड इन विच अपन ये बोल सकते हैं कि जो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये लागू होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं मोमेंटम और जो पोजीशन है दोनों के बीच में जो अनसर्टेनिटी है वो एच कट के इक्वल है, आप या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट अपॉन डेल्टा पी। लेकिन अगर हम बात करें कि डेल्टा एक्स इज टेंड्स टू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है वो अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे जिनको हम पास में ला रहे थे उनके बीच की दूरी है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा पी जो है वो एच कट अपॉन आर के इक्वल है, और ये हमें ये भी पता है कि डेल्टा पी को अगर हम डेल्टा सी से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है एनर्जी। सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट सी अपॉन आर। एक ये इक्वेशन भी निकल के आ सकता है जब दोनों बहुत पास है, अर्थात ये कंडीशन तब लागू हो रही जब दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत पास लाए गए हैं
और उस समय आर की वैल्यू बहुत कम है और वो अनसर्टेनिटी के इक्वल है, तो वहां पर जो डेल्टा पी है आपका वो बेसिकली एच कैट अपॉन आर हो जाएगा, या फिर डेल्टा ई जो अनसर्टेनिटी है एनर्जी में, जो चेंज इन एनर्जी आता है, बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ला रहा है उसकी एनर्जी में जो चेंज आ रहा है दैट इज एच कट सी अपॉन आर होता है। और अगर इसकी वैल्यू को हम फिर से कैलकुलेट करें, इसको हम फिर से तो बोल सकते हैं कि इस केस में आर की वैल्यू क्या होगी, दैट इज लेस देन एच कट अपॉन एम सी, अर्थात इसको अगर आप ये भी देखें तो ये 10 टू द पावर ऑफ -13 मीटर ये निकल के आ रही है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन की बीच की डिस्टेंस 10 टू द पावर ऑफ -13 मीटर से कम है या उससे ज्यादा पास अगर दोनों ऑब्जेक्ट लाए जाते हैं, उस केस में आपकी जो आर की वैल्यू है, बेसिकली उस केस में जो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा वहां पर क्वांटम मैकेनिक्स भी एप्लीकेबल है और हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल होगा। अब अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन को और पास पास लाएं, अर्थात 10 टू द पावर ऑफ -13 मीटर डिस्टेंस से भी पास लाया जाए तो क्या होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसे कि जो हमारी वैल्यू आर थी जिसको हम लोग इंडिकेट किए कर रहे थे डेल्टा एक्स से हिजेनबर्ग प्रिंसिपल में, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू को रिड्यूस किया जाता है तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो डेल्टा ई है ये आपका इंक्रीज कर जाएगा, और डेल्टा ई अगर इंक्रीज करता है तो बेसिकली जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही आप डेल्टा एक्स को अर्थात आर वैल्यू को और छोटा करते हैं, पास लाते हैं, आपका जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, रिलेटिविटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है और आपका मास बढ़ना शुरू हो जाता है। मास के बढ़ने से क्या होगा, आप ये मान सकते हैं कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स था एफ जी, इसकी वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और आप अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को और पास लाते जाएं और पास लाते जाएं और पास लाते जाएं और पास लाते जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी कंडीशन मिल सकती है जिसपे मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसपे एफ जी की जो वैल्यू है वो एफ ई के इक्वल हो जाए। अर्थात पहले जब आप माइक्रोवेव लेवल पे थे वहां पर एफ ई की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ 42 टाइम्स ज्यादा थी, लेकिन हम इसको इतना पास ले आए, इलेक्ट्रॉन्स को इतना पास ले आए कि यहाँ पर एफ जी की वैल्यू एफ ई की वैल्यू दोनों इक्वल हो गई। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई पदार्थ बहुत ही पास पास लाए जाते हैं या शॉर्ट रेंज में होते हैं तब उन पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, और वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मास बढ़ने की वजह से हो रहा है। तो अब इस कंडीशन को जरा हमने जो पहले कैलकुलेट किया था उस इक्वेशंस पर जाते हैं। हमने एफ ई ऑब्लिक एफ जी की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी, एफ जो रेशियो हमने कैलकुलेट किया था एफ ई अपॉन एफ जी का, वो वैल्यू थी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट जी एम स्क्वायर। अब अगर इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं तो यहाँ से हम मास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट जी। देखिए, अब ई स्क्वायर 4 पाई अपसाइलन नॉट जी, एम हमें पता है, अगर हम आर की जो वैल्यू थी वो आपकी कितनी थी, एच कट अपॉन एम सी। अगर यहाँ पर एच कट एम और सी की वैल्यू अडॉप्ट करें तो ये जो आर की वैल्यू है ये हो जाएगी 10 टू द पावर ऑफ 34 मीटर। अर्थात ये जो लेंथ है 10 टू द पावर ऑफ -34 मीटर, ये वो लेंथ है कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को
इतना पास लाया जाए कि उनके बीच की दूरी 10⁻⁻34 मीटर हो जाए, तो उस स्केल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, अगर इसको और पास लाया जाए, वो फिर से मास बढ़ना शुरू होगा और मास इतना बढ़ेगा कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सो अगर डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है या जो आर की वैल्यू है, अगर इसको फिर से छोटा किया जाए तो आपका क्या होगा, मास की वैल्यू फिर बढ़ेगी और इस बार क्या होगा, एफ जी विल बी ग्रेटर देन एफ ई, ये कंडीशन शुरू हो जाएगी। अर्थात अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। इस कंडीशन में अगर हम लोग एक दूसरी शर्त जोड़े, शर्त ये जोड़े कि अगर अब इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर जाना चाहे तो क्या होगा, तो बाहर जाने के लिए उसको कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, अर्थात कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने के लिए। इसको समझने के लिए मैं एक दूसरे चर्चा करता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। एस्केप वेलोसिटी में बोलते हैं, अगर मास m है एक, दूसरा मास स्मॉल m है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो इन दोनों को बेसिकली स्मॉल m को कैपिटल M मास से के एरिया से बाहर जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, अर्थात अगर r को इसके स्मॉल m को r से इनफाइनाइट डिस्टेंस जाना पड़े तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे कि जो वैल्यू है वो बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, अगर उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, जो कि आपकी हाफ mv² होता है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं और वो जो वेलोसिटी आती है उसकी वैल्यू होती है v = √2gm/r। ये जो वैल्यू है इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। किसी भी दो अगर ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाना है, तो उसका जो वेलोसिटी v जो लगेगा उसको एस्केप वेलोसिटी वो 2gm/r लगेगा। जैसे कि अगर अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर जाना है तो उसका जो वेलोसिटी है वो लगभग 11 किलोमीटर पर सेकेंड से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हम बात ये करते हैं कि ये एस्केप वेलोसिटी है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो हमने एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रॉन का वहां पर अडॉप्ट करें तो कैसे होगा। तो मान लेते हैं कि इसको हम लोग इतना पास ले आए, इसको r को हमने और रिड्यूस किया और जो एस्केप वेलोसिटी v है वो इक्वल्स टू c हो जाए, अर्थात इलेक्ट्रॉन को स्पीड ऑफ लाइट की एस्केप वेलोसिटी की जरूरत पड़े दूसरे इलेक्ट्रॉन से अलग होने के लिए। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो वैल्यू c है वो √2gm/r हो सकती है, राइट। तो ये जो वैल्यू है ये ऐसी वैल्यू है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वैल्यू जो है यहाँ पर r कितना होगा, तो rs बोल सकते हैं, rs विल बी 2gm/c²। सो ये वो डिस्टेंस है। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस पर आते हैं तो उनको अलग होने के लिए स्पीड ऑफ लाइट के बराबर एस्केप वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी और इस रेडियस को हम लोग चाइल्ड रेडियस कहते हैं, ठीक है। सो ये इंडिकेट करता है कि किसी भी पदार्थ को और कितना पास लाया जा सकता है, स्क्वीज किया जा सकता है। ये तब तक संभव है कि जब तक उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए। अब इससे और आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा ये करते हैं, मान लीजिए हमने जब v = c था उससे भी और ज्यादा
r की वैल्यू को कम कर दिया। अगर हम उसके बाद भी दोनों इलेक्ट्रॉन को और पास लाने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो फिर मास और बढ़ेगा। मास ऐसा बढ़ेगा कि अब आपकी जो वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी है वो c से भी ज्यादा हो जाएगी। अर्थात अब इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से अलग करने के लिए लाइट से भी ज्यादा एस्केप वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, या आप कह सकते हैं एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसपे लाइट भी बाहर नहीं आ सकती है, क्योंकि लाइट भी क्या है, फोटॉन्स है। फोटॉन भी जो है उनकी स्पीड फिक्स है, वो उस स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड चाहिए उनको बाहर आने के लिए। और जब ऐसी स्थिति बनती है उसको हम लोग बोलते हैं कि ब्लैक होल फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स। अर्थात ब्लैक होल एक तरीके से मटेरियल्स का कलेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा डेंस है, और इतना ज़्यादा डेंस है कि उसके अगर पास में कोई और भी मटेरियल जाता है तो वो उसको कैप्चर कर लेता है, और वहां पर ऐसा फील ही नहीं आता कि कोई डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस बहुत छोटी है, क्योंकि आपने देखा जो पहले आर्क थी वो 10⁻⁻34 थी, और उससे भी ज्यादा हम पास जा रहे हैं, तब जो है ब्लैक होल की कंडीशन निकल के आ रही है, या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जहां पर एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो c से भी ज्यादा हो जाती है। अभी इसको थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमने एक देखा कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है प्लस जो आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इन दोनों को हमने अडॉप्ट किया, और क्या देखा कि जो r की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू h कट अपॉन mc। सिमिलरली हमने जो अभी एक इक्वेशन सॉल्व की थी जिसको हमने चाइल्ड रेडियस बोले, उसके केस में जो r है दैट इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन सी स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वेशन, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स से निकला और ये जो हमने एस्केप वेलोसिटी से निकाला, ये दो अलग इक्वेशन सॉल्व किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर इनको कंबाइन करें और कंबाइन करके r की वैल्यू निकाला जाए तो वो लगभग आएगी जी एच कट स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। और यहाँ पर g की वैल्यू पता है, एच कट की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है। अगर मैं यहाँ पर r की वैल्यू निकालूं तो ये रफली आती है 10⁻35 मीटर। अर्थात अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट 10⁻⁻35 मीटर की डिस्टेंस पे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेंगे, या फिर वो ब्लैक होल जैसा बिहेव करेंगे। अर्थात उससे भी ज्यादा और स्क्वीजिंग या पास पास लाना संभव नहीं है। अर्थात ऐसा कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है जिसपे हम 10⁻⁻35 मीटर से भी और करीब जा सके। इसलिए इसको हम लोग कई बार फंडामेंटल लेंथ स्केल भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज फंडामेंटल लेंथ स्केल, और इसको प्लैंक ने डिस्कस किया या बताया, इसलिए प्लैंक लेंथ भी बोलते हैं। तो प्लैंक लेंथ या फिर फंडामेंटल लेंथ स्केल बोलते हैं। इससे ज्यादा या पास लाना पॉसिबल नहीं है, या इससे कम डिस्टेंस की प्रोबिंग या मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इस स्केल पर एक और भी बहुत ही संयोजनक बात है, दैट ये कि क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्लस ग्रेविटी, हमने तीनों का इस्तेमाल किया। अर्थात ये तीनों एप्लीकेबल है इस छोटे स्केल पर। तो जब हम बात करते थे ग्रेविटेशनल फोर्स केवल लार्ज स्केल पर एप्लीकेबल है, वो यहाँ पर भी दिखाता है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत छोटे स्केल पर भी एप्लीकेबल है। और ये क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ग्रेविटी तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करता है, और हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से क्वांटम ग्रेविटी की बात करते हैं। ओके, सो
ये जो हमारा है, दिस इज द लिमिट ऑफ स्मॉलनेस। अगर फिजिक्स पर्सपेक्टिव से बात करें, फिजिसिस्ट के व्यू पॉइंट से बात करें, तो मिनिमम जो लेंथ है वो क्या हो सकती है, वो 10 टू द पावर ऑफ -35 मीटर हो सकती है। इससे ज्यादा मिनिमम लेंथ मेजर करना संभव नहीं है। सिमिलरली अगर इन सब इक्वेशंस को हम यूज करें और मास को कैलकुलेट करें, जैसे हमने ऊपर किया था कि m इज इक्वल्स टू एच कट अपॉन सी अपॉन जी स्क्वायर, सो मास की भी वैल्यू लगभग 22 माइक्रोग्राम आता है, और इसको भी हम लोग प्लांक मास बोल सकते हैं। तो ये दोनों बेसिकली है लिमिट टू स्मॉलनेस फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो आज की चर्चा में हमने दो पहलुओं पर विचार किया। एक मैथमेटिकली किसी भी लेंथ की जो लिमिट है वो कितनी हो सकती है, और देखा कि किसी भी लंबाई को इनफिनाइट या फिर अनंत टुकड़ों में बांटा जा सकता है। लेकिन जैसे ही हम इसकी चर्चा फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से करते हैं, तो बहुत सारे जटिल क्वेश्चन निकल के आते हैं, और हमने इसको एक उदाहरण लेकर समझा कि दो इलेक्ट्रॉन है और उनको पास लाया जाए तो कितना पास लाया जा सकता है, या वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है जहां तक इनको पास लाया जाए। और हमने क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स तीनों को ध्यान में रखते हुए इसको समझा, और अंत में देखा कि वो डिस्टेंस 10 टू द पावर ऑफ -35 मीटर है, जिसे हम प्लांक लेंथ भी बोलते हैं या फिर फंडामेंटल लेंथ स्केल भी बोलते हैं। तो आज के लिए यहीं पर रुकना चाहूंगा। इसके अगले भाग में, अर्थात लिमिट ऑफ टू स्मॉलनेस के अगले हिस्से में, हम कुछ और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।